Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. This is lecture number 4 of chapter number 1 of Computer Science of Matric class Karachi Board. So अभी तक हमने 3 lectures के अंदर जो introductory चीज़ें थी like what is algorithm, what is flow chart और problem solving की जो techniques होती हैं उसके बारे में हम लोग discussion करके आ चुके हैं. Now we are going to discuss about the data structure. Yes, this is one of the most important element of computer science. और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम से पूरा एक कोर्स पढ़ाया जाता है. ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत इन डेप्थ कोर्स होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा चंक यहाँ पे दिया गया है ताकि वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जब हम लोग उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएं. सो नाम से पता चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर जिस तरीके से बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से डिफरेंट फर्नीचर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी तरीके से हमें अपना अपने डेटा को अच्छे तरीके से पुट करने के लिए, सेव करने के लिए वी नीड टू हैव अ गुड डेटा स्ट्रक्चर. और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की बुनियाद पर, डिफरेंट सिनेरियोज की बुनियाद पर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को चूज करते हैं. तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग data in a computer to use it effectively. For example, array data structure is used to store a list of items having the same data type. बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे एरे की लिखी हुई है, जो कि बहरहाल अभी आगे आके अलग से जब डिफाइन किया जाएगा एरे को तब भी बताया जाएगा कि एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि वी यूज टू हैव सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स. यानी कि मिसाल के तौर पर अगर वो इंटीजर की एरे है तो उसमें सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, उसके अंदर कोई फ्लोट नहीं आ सकता. अगर वो फ्लोट की एरे है तो उसके अंदर सारे के सारे फ्लोट एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर करेक्टर नहीं आ सकता. और अगर वो करेक्टर की एरे है तो उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है जी. तो अगर डेटा स्ट्रक्चर को देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर भी हो सकते हैं और वो नॉन लीनियर भी हो सकती हैं. तो दो कैटेगरीज हैं. चलें जी, पहले वाले को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाम से पता चल रहा है लीनियर का मतलब क्या है कि सिक्वेंशियल मैनर के अंदर होगा, और नॉन लीनियर का मतलब ये है कि वो सिक्वेंशियल मैनर के अंदर नहीं होगा. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं. अच्छा, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं आपको, आप, आपके सामने 3 एलिमेंट्स आपको इस वक्त दिख रहे होंगे. एक 7 है, दूसरा 9 है, और फिर वी हैव 3. अब अगर मैं आपको पता है कि ये सिक्वेंशियल मैनर में ऐसा चल रहा होगा, लाइक 7 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद फिर 3 आएगा. सो अब आपको पता चल रहा है कि 9 से पहले 7 था और 9 के बाद 3 है. तो इसमें आप जिस एलिमेंट पे खड़े हुए होते हैं तो उसको उसमें आपको उसका प्रीवियस और उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी पता होता है. इसको ये भी पता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान काम है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करता लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो स्टैक्स हैं, क्यूज हैं और एरेज हैं. हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे. लेट्स नाउ. अच्छा, स्टैक क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया जाता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं. एक होती है पुश और दूसरी होती है पॉप. पुश इस्तेमाल होती है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, और पॉप की टर्म इस्तेमाल होती है स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, यानी कि पॉप आउट करने के लिए. अच्छा, इसके अलावा एक टर्म और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक. अगर आप देखें तो मैं जिस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक. याद रखिएगा कि पुश और पॉप दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं जिसको हम लोग टॉप कहते हैं. चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. स्टैक को बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. यानी कि जो भी चीज सबसे आखिर में जाएगी वो उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा. या फिर इसको कहते हैं फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट. आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे आखिर में बाहर निकलेगा. ठीक है. इसकी बहुत ज्यादा अच्छी सी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर कोई लड़की है लाइबा, और वो किचन में बर्तन धो रही है, और उसने पहले एक प्लेट धोई, प्लेट नंबर 1, फिर प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5. आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि प्लेट नंबर 1 सबसे नीचे है, प्लेट नंबर 2 उसके ऊपर, प्लेट नंबर 3 उसके ऊपर, प्लेट नंबर 4 उसके ऊपर, प्लेट नंबर 5 सबसे ऊपर मौजूद है. और मिसाल के तौर पर कोई लड़का जैन है, उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे एक प्लेट चाहिए
तो सवाल मेरा ये है कि अब वो प्लेट नंबर 5 आपको ला उठा कर देगी या प्लेट नंबर 1? द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो प्लेट नंबर 1 उठाकर नहीं देगी, बल्कि वो आपको प्लेट नंबर 5 उठाकर देगी। एंड द रीजन इज दैट कि जो प्लेट सबसे ऊपर रखी हुई है वो उसी को उठाकर देगी। अगर वो नीचे से उठाएगी तो वो जाहिर सी बात है कि तमाम प्लेट्स के गिरने का खतरा ज्यादा है। तो उसने बेसिकली करा क्या कि जिस प्लेट को सबसे आखिर में धोया था उसको सबसे पहले निकाल कर दिया। जैन ने कहा मुझे 2 प्लेट्स चाहिए, तो वो प्लेट नंबर 5 को उठाएगी, फिर प्लेट नंबर 4 को उठाएगी। अगर मिसाल के तौर पर लाइबा ने कहा, जैन ने कहा कि मुझे 3 प्लेट चाहिए, तो वो प्लेट नंबर 5, फिर 4 और फिर 3 को उठा कर देगी। तो जो प्लेट सबसे आखिर में धोकर रखी गई थी उसको सबसे पहले उठाया जाएगा। ये इसकी बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल है रियल लाइफ से। और उस पोजीशन को क्या बोलते हैं जहां पर प्लेट्स को, अच्छा अब मिसाल के तौर पर 5 प्लेट्स हो गई हैं, लाइबा ने छठी प्लेट धोई और उठा के उसी पाइल में रख दी। उसको उसको पाइल कहते हैं नॉर्मल जबान में, और हमारे कंप्यूटर साइंस की जबान में उसको स्टैक बोलते हैं। तो वो प्लेट कहाँ रखी जाएगी? वो रखी जाएगी 5वीं प्लेट के ऊपर। सही है। और अगर मुझे प्लेट निकालनी हो तब भी मैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगी प्लेट रखी हुई, मैं उसी को निकाल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि स्टैक के अंदर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो, यानी कि मुझे कोई एलिमेंट पुश करना हो या फिर पॉप करना हो, दोनों एक ही पोजीशन से मैं करता हूं और उस पोजीशन को मैं बोलता हूं टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, मोर ओवर इसके अंदर 2 टर्म्स और इस्तेमाल की जाती हैं। एक टर्म होती है ओवरफ्लो के नाम से और दूसरी होती है अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब नाम से पता चल रहा है, जैसे बारिशें हो रही हैं कराची के अंदर और जो ड्रेन सिस्टम है हमारा वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो बारिश का पानी है उसको लेके जाए, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। इसका मतलब यह है कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी उसके अंदर चला गया। तो यही काम स्टैक के अंदर भी होता है। स्टैक की मिसाल के तौर पर स्टैक का साइज 10 है और मैं अगर उसके अंदर 11th एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि 11th एलिमेंट पुश करने की कोशिश करूंगा, तो वो ओवरफ्लो का मुझे एरर देना शुरू कर देगा कि मेरी कैपेसिटी तो 10 थी, मैं 11वां एलिमेंट पुश नहीं कर सकता, यानी कि इंसर्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से सेकंड लास्ट लाइन में एक और टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या चीज होती है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास स्टैक में 5 एलिमेंट्स मौजूद थे, मैंने पॉप किया, 4 एलिमेंट्स रह गए, फिर पॉप किया, 3 एलिमेंट्स रह गए, फिर पॉप किया, 2 एलिमेंट्स रह गए, फिर पॉप किया, 1 एलिमेंट रह गया, फिर पॉप किया। अब मेरा स्टैक खाली है। और अगर मैं दोबारा से पॉप करूंगा, यानी कि अगर मैं खाली स्टैक के अंदर एलिमेंट को पॉप करने की, यानी कि डिलीट करने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझसे माजरत कर लेगा और इस मरतबा मुझे वो ओवरफ्लो का नहीं बल्कि अंडरफ्लो का एरर देगा कि मेरे पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मैं क्या चीज रिमूव करूं या फिर मैं क्या चीज पॉप आउट करूं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक। नाउ लेट्स अबाउट क्यू। क्यू तो बहुत हमने जनरल लाइफ में सुना है, अभी ये बैंक्स के अंदर क्यू लगते हैं, स्कूल्स में क्यूज लगती हैं, कैंटीन्स के अंदर, कैफेटेरियाज के अंदर क्यू बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई सब लोग जो है ना वो एक क्यू में लग जाइए। और क्यू के अंदर होता है क्या है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। एंड दिस इज व्हाट वी यूज टू कॉल इट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा, यानी कि जो सबसे पहले आएगा उसको सर्विस दे दी जाएगी और फिर वो चला जाएगा। सो सेम इज द केस विद दिस वन। टैग की तरह इसके अंदर भी एलिमेंट्स को इंसर्ट भी किया जाता है और एलिमेंट्स को डिलीट भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट के इंसर्ट करने को इन क्यू कहते हैं और एलिमेंट के डिलीट करने को डी क्यू कहते हैं। जिस तरीके से स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करें पुश कहलाता है, इसी तरीके से क्यू के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट करें वो इन क्यू कहलाता है। जिस तरह से स्टैक के अंदर आप एलिमेंट को डिलीट करें दैट इज कॉल्ड पॉप, और अगर आप क्यू के अंदर एलिमेंट को डिलीट करें सो दैट इज कॉल्ड डी क्यू। अच्छा, स्टैक और क्यू के अंदर एक बुनियादी फर्क ये है कि स्टैक के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस एक ही पॉइंट से हो रहे थे एंड दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक, जबकि क्यू के अंदर ऐसा नहीं होता। इन क्यू के लिए एक डिफरेंट पोजीशन है और डिक्यू के लिए एक डिफरेंट पोजीशन है। और बहुत जाहिर सी बात है, आप अपने माइंड में वो क्यू लेकर आइए जो बैंक में लगी हुई होती है या कैफेटेरिया के बाहर लगी हुई होती है। तो उसमें होता क्या है, अगर कोई कोई मैं दुनियावी एतबार से मिसाल दे रहा हूँ, बैंक के अंदर लाइन लगी हुई है और अगर कोई नया इंसान आता है तो वो फ्रंट पे जाके नहीं लगता, बल्कि वो लाइन के पीछे पार्ट पे लगता है। वो पीछे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेयर। तो वो रेयर पोजीशन पे जाकर लगता है। और जो इंसान को बाहर निकलना होता है, यानी कि डीक्यू होना होता है, वो फ्रंट पार्ट से डीक्यू होता है, यानी कि जिसको सर्विस दे दी जाती है आगे वाले इंसान को, वो आगे से चला जाता है। यानी कि जो भी एलिमेंट आएगा वो रेयर पार्ट पर लगेगा,
जबकि जो भी एलिमेंट बाहर जाना चाहेगा वो फ्रंट पार्ट से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे दो पोजीशंस होती हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस भी किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट अरे। एक तो हमारे यहाँ लोग इसको अरे अरे पढ़ते हैं। आई मीन दिस इज समथिंग रियली एम्बैरेसमेंट जब आप किसी कंप्यूटर साइंस के इंसान के सामने इसको पढ़ते हैं अरे। सो दिस इज एक्चुअली एरे। सो एरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पीछे थोड़ा सा तस्करा करके हम लोग आ चुके हैं। और इसके अंदर दो बहुत खास बातें हैं। पहली बात तो ये है, लिखा हुआ भी है विच होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट डेटा एलिमेंट्स। इसमें आप 5,000 एलिमेंट सकें, 1,000 एलिमेंट सकें, 5 लाख एलिमेंट सकें, 5 मिलियन एलिमेंट सकें, 5 बिलियन एलिमेंट सकें, बट इट शुड बी फाइनाइट। आप बहुत ज्यादा एलिमेंट्स रख सकते हैं लेकिन आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं रख सकते। सो इट शुड बी फाइनाइट डेटा एलिमेंट्स। और दूसरी बात क्या है, ऑफ सेम डेटा टाइप, जिसकी बात मैंने पीछे भी कर ली है। अगर वो इंटीजर की एरे है तो उसमें फ्लोट डेटा नहीं आ सकता, वो फ्लोट की एरे है उसमें करेक्टर का डेटा नहीं आ सकता, करेक्टर की एरे तो उसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा नहीं आ सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, जो भी एलिमेंट होता है एरे का, उसको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज टू हैव इंडेक्स। और एक बात याद रखिएगा, बहुत अहम पॉइंट है कि एरे का इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर हमेशा जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वन से स्टार्ट करते हैं, भाई पहला इंसान आ गया या दूसरा इंसान आ गया या तीसरा इंसान आ गया। लेकिन एरे की गिनती हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है। अच्छा, अब एरो को समझने के लिए बुनियादी तौर पे दो, जनरली स्पीकिंग तीन चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, दो चीजों में मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, एलिमेंट और इंडेक्स। ठीक है। अब अगर आप इस एरे को देखें, ये आपके बुक की ही सामने रखी हुई है, तो देखें एलिमेंट में क्या क्या रखा हुआ है, यू, बी, एफ, डी, ए, ई, सी। ये एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक करेक्टर की एरे है, क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे सिंगल करेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, 9, 5, 6, 8, 9, 2, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। और अगर मैं फ्लोट की एरे बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके अंदर वैल्यूज दे सकता हूँ 3.2, 9.7, 4.2, 3.98 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये आपके सामने जो इस वक्त एरे दिखाई जा रही है, ये एक करेक्टर की एरे है। तो ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इस एरे का हर एलिमेंट एक करेक्टर है। दूसरी चीज है इसका इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये पहला एलिमेंट है लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, जीरो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3, तो इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर डी रखा हुआ है। व्हाट इज द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 5, तो फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर ई रखा हुआ है। इन दो चीजों का जिक्र किताब में एक्सप्लेन भी किया गया है। अच्छा, तीसरी चीज है मेमोरी लोकेशंस। ये मेमोरी लोकेशंस ऊपर लिखी हुई है। हमने पढ़ा कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होती है। यानी कि अगर जो मेरा पहला एलिमेंट है वो मेमोरी नंबर 200 पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरा अगला एलिमेंट 201 पे रखा हुआ होगा, अगला एलिमेंट 202, 203 एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें कुछ अच्छा मैं आपको बता दूं वैसे ऑफ द रिकॉर्ड कि एरे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अभी जो नई बुक आ रही है कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उसके अंदर एरेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है। अच्छा, एरेज के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक होता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि हर एलिमेंट को विजिट करना, हर एलिमेंट को जाके रीड करना। सर्चिंग का मतलब आपको पता ही है कि इस एरे के अंदर मौजूद, अगर मैं ये चाहूँ कि आई वांट टू सर्च ए, सो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। इंसर्शन का मतलब होता है आई वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द एरे। कोई एक एलिमेंट है उसको मैं एरे में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, उसके ऑब्वियसली फिर डिफरेंट केसेस होते हैं। कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आखिर में इंसर्ट कर दूं, ये भी एक केस हो सकता है। हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द एरे पे इंडेक्स कर दूं, स्टार्ट ऑफ द एरे पे इंसर्ट कर दूं, दैट्स पॉसिबल एज वेल। या मैं चाहता हूँ कि मैं किसी डी और ए के दरमियान में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दूं। ठीक है जी, तो इंसर्शन के तीन केसेस पॉसिबल हैं, सेम इज अ केस विद डिलीशन। तो मैं हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मैं लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दूं, हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दूं, या हो सकता है कि मैं बीच में से लाइक चाहता हूँ ए को डिलीट कर दूं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अच्छा, फिर सॉर्टिंग क्या चीज होती है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को अरेंज कर देना। अब ये अरेंजमेंट दो किस्म की हो सकती है, इट कुड बी असेंडिंग ऑर्डर और इट कुड बी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि जेड वाई एक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। Let's discuss number 15 of the book.
and the topic is non-linear data structure. So we are done with linear data structure. Now we are going to discuss about non-linear data structure. और इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं नॉन लीनियर वे के अंदर, यानी कि इसमें एक के बाद एक एलिमेंट नहीं आता, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जरूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ से कनेक्टेड हो। इट इज पॉसिबल कि वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करके जा रहा हो, तभी ये मल्टी लेवल स्टोरेज को सपोर्ट करती है। और हो सकता है कि मैं सिंगल रन के अंदर पूरी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स ना कर सकूं। ट्रेवर्स का मतलब यह है कि विजिट, मिसाल के तौर पे अगर मैं, आप इसी ट्री की मिसाल ले लीजिए, मैं 1 से चलना शुरू करूं, मैं 1 से 2 पर आऊं, 2 से 4 पर आऊं, 4 के बाद 8 पर आऊं, तो मैं तो अपने लीफ नोड पे पहुंच गया हूं, लेकिन क्या मैंने इस ट्री के तमाम एलिमेंट्स को विजिट कर लिया है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी एक ही ट्रेवर्सिंग चलाई है मैंने, लेकिन मैं तमाम एलिमेंट्स को विजिट नहीं किया। इसका मतलब ये कि मुझे दोबारा से चलना पड़ेगा। अब की बार मैं 1 से आऊंगा 2 पर, 2 पे से 4 पर, और फिर 4 से 9 पर। अगेन, क्या मैंने तमाम एलिमेंट्स को विजिट कर लिया? द आंसर इज नो। मुझे दोबारा से जाके चलना पड़ेगा। फिर मैं 1 से 2 पर आऊंगा, 5 पर आऊंगा, 10 पे आऊंगा, फिर मैं 1 2 5 और 11 पर आऊंगा, 1 3 7 13, 1 3 6 और फिर 12। तो डिफरेंट आइट्रेशंस के अंदर जाकर मैं पूरा इसको ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ठीक है जी। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करना तो मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ, जो मसला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर था उस मसले को ये हल कर देता है। यानी कि ये बहुत, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज करने के अंदर। हम लोग जो दो किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनमें से एक है ट्री और दूसरा है ग्राफ। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्री। अच्छा, ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप में। अच्छा, इस हायरार्की का मतलब होता है सो कॉल्ड विरासत के लीजिए, या जद्दी पुश्ती के लीजिए, या आबा और अजदाद के लीजिए। तो हायरार्की की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसकी अभी 2 एग्जांपल दे दूंगा आपको, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ट्री एक अच्छा, इसको देखें कि एक वन एक एलिमेंट है, टू दूसरा एलिमेंट है। वन को टू से कनेक्ट करने के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जा रही है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एज। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक रूट नोड होता है। ये वो नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, मतलब ये कहीं और से कनेक्टेड, ऊपर की तरफ से ये कहीं और से कनेक्टेड नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। इसके अलावा अगर कोई नोड, लाइक ये टू जो है, ये कनेक्टेड है 4 से और 5 से, तो अगर ये टू नीचे की तरफ एजिस से कनेक्टेड है, सो टू विल बी नोन एज द पेरेंट नोड। और जो ये आखिर के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड्स, या फिर चाइल्ड नोड्स भी इनको बोलते हैं। चाइल्ड तो जैसी पता चला ना आपको, बच्चा इसका वर्ड है। तो अगर आप गौर करें तो वन के दो बच्चे हैं, एक का नाम है टू और एक का नाम है थ्री। टू के भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है फोर, एक का नाम है फाइव। फोर के भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है एट, एक का नाम है नाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 and 9 आर द चिल्ड्रन ऑफ फोर, जबकि फोर किसका चिल्ड्रन है? टू का। और टू किसका चिल्ड्रन है? वन का। वन किसी का चिल्ड्रन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रूट नोड। ठीक है जी। बाकी भी इसी तरीके से बताया जा रहा है। अच्छा, ट्री, एक ट्री होता है जिसका नाम है बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री के अंदर एक ट्री का खासियत ये होती है कि उसके अंदर मैक्सिमम दो नोड्स हो सकते हैं, यानी कि दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। ठीक है। और उसमें से जो हर नोड होता है उसका या तो कोई चाइल्ड हो सकता है और कोई चाइल्ड नहीं भी हो सकता। तो आपने एक ट्री ये देख लिया, एक ट्री मैं आपको और दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, आप एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, वो एक फैमिली ट्री है। ठीक है। आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि वो फैमिली ट्री देखिए और उसके बाद फिर अपना फैमिली ट्री भी बनाइए, सो आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब देखिए, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि पीटर और जैसिका, ये एक कपल था और इनके 3 बच्चे हुए। एक का नाम था रॉन, एक की शेला और एक था रॉबर्ट। ये 3 बच्चे थे। अच्छा, रॉन की शादी नहीं हुई, ठीक है, जबकि शीला की शादी हो गई है डेविड से और रॉबर्ट की शादी हो गई है एवा से। अब डेविड और शीला के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सिंथिया और एक का नाम है स्टीवन। सिंथिया की शादी हो गई डोनाल्ड से। और डोनाल्ड और सिंथिया के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मार्क और दूसरे का नाम है लूला।
और इसी तरीके से ये स्टीवन है, स्टीवन की डेविड और शीला का एक और बेटा है जिसका नाम है स्टीवन, और स्टीवन की शादी किससे हुई है? संद्रा से, और इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है पर्डू। ऑलराइट, सो ये पूरी फैमिली किसकी हुई? डेविड एंड शीला की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ रॉबर्ट एंड एवा। रॉबर्ट एंड एवा के दो बच्चे हैं, एक का नाम, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को। इसकी शादी किससे हुई है? अमांडा से। और इनसे दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक का नाम है जूला और एक का नाम है क्लिविलैंड। सो दिस इज हाउ अ फैमिली ट्री कैन बी जनरेटेड। अगर आपको ट्री का आइडिया है तो आप बआसानी इससे जो फैमिली ट्री अपना वो बना सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी एतबार से दादा आ जाएंगे पहले, फिर दादा के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे, और फिर उनके बच्चे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट अ फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली। So the last topic of this chapter is graph. सो ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर भी एलिमेंट्स नोड्स की फॉर्म में रखे जाते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं डायग्राम से बताऊं तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नोड्स कहलाते हैं। और जब 1 और 2 को लाइन कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एज। ठीक है जी, तो 1 and 2 इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर लाइन दैट इज कॉल्ड एज। इस जो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इट कुड बी द रोल नंबर्स, इट कुड बी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट। इसका स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसके मार्क्स हो सकते हैं, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी परसेंटेज हो सकती है, एंड इट कुड बी एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें इसके अंदर ली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कराची के एतबार से बात करें तो कराची के अंदर ये एरियाज के नाम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये गुलबर्ग का इलाका है, गुलबर्ग से ये वाटर पंप है, वाटर पंप से आयशा मंजिल है, फिर ये करीमाबाद है, ये डिफेंस है, फिर ये क्लिफ्टन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और यहाँ से मतलब मिसाल के तौर पर गुलबर्ग से वाटर पंप जाने के लिए ये रूट है, इसमें कितना टाइम लगेगा या कितने किलोमीटर्स हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अ, इसमें एक बात समझने की जरूरत यह है कि इसमें कोई भी रूट नोड नहीं होता। अब आप मुझे इसमें से बता दीजिए कि मैं किसको रूट मानूं? मैं तो नहीं मान सकता इसमें से किसी को रूट, लेकिन हाँ, जो ट्री था, ट्री के अंदर एक रूट हमारा हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसको रूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ही नहीं, इसलिए ना तो यहाँ पे कोई रूट एलिमेंट है, ना तो यहाँ पे कोई पेरेंट एलिमेंट है, और ना ही यहाँ पे कोई चाइल्ड एलिमेंट है। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोड या वर्टिसेस या फिर एजेस। नोड और वर्टिसेस, वर्टिसेस एक ही चीज है, एजेस का मतलब ये लाइंस है। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ग्राफ से बहुत बड़े बड़े नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने मिसाल लिखी हुई, टेलीफोन का नेटवर्क हो सकता है। इट कुड बी सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, और मैं इसकी भी मिसाल दूंगा आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम से इनको रिजॉल्व किया जा सकता है कि भाई जिससे मैंने आपको बताया ना कि कराची शहर के अंदर जो डिफरेंट एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी को देखा जा सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह की और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। दो किस्म के ग्राफ है हमारे पास, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। नाम से पता चल रहा है अनडायरेक्टेड का मतलब ये है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मिसाल, इनकी जो मिसाल है उन्होंने क्या दी हुई है कि मिसाल के तौर पर एक एज जो है वो नोड 1 और नोड 2 को कनेक्ट कर रही है, तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जैसे ही है 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ और 2 से 1 में भी जा सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। और जो दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें होती है डायरेक्शन बनी हुई होती है, जिसको हम लोग वन वे रोड भी कहते हैं हमारी आम फैम जबान में। हमारा इलाका जो सदर का इलाका है वहाँ पे वन वे रोड होती है। तो वहाँ पे ये होता है कि आप सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप दूसरी डायरेक्शन में नहीं आ सकते। तो मिसाल के तौर पे अगर 1 और 2 के दरमियान में एक एज बनी हुई है और ये डायरेक्टेड है, यानी कि एरो यूं लगा हुआ है, यानी कि 1 से मैं 2 की तरफ जा सकता हूं, तो इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ 1 से 2 की तरफ जा सकता हूं, 2 से 1 की तरफ नहीं जा सकता। और अगर यहाँ पर चूंकि हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं तो आपको पता होगा कि दो मिसालें मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। द फर्स्ट एग्जांपल इज फेसबुक। मिसाल के तौर पर एक मिस्टर अली है और कोई दूसरा लड़का बासित है। अली ने बासित को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी और बासित ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अभी दोनों आपस में दोस्त बन गए हैं। बासित को दोबारा से अली को फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है, वो लोग आपस में चैट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की वॉल पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन
ये था अनडायरेक्टेड ग्राफ कि 1 और 2 आपस में एक बार कनेक्ट हो गए तो अब 1 2 के पास भी जा सकता है और 2 1 के पास भी आ सकता है। अली बासित की प्रोफाइल भी देख सकता है और बासित अली की प्रोफाइल भी देख सकता है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर द बेस्ट एग्जांपल इज इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम में फॉर टाइम बीइंग जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक के ये वाला फीचर है कि अगर अली ने फॉलो किया है बासित को और बासित ने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब अली बासित की टाइमलाइन देख सकता है, लेकिन अभी बासित अली की टाइमलाइन नहीं देख सकता। अगर बासित चाहता है कि वो अली की टाइमलाइन देखे तो अली को तो बासित को फॉलो बैक करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट डायरेक्टेड ग्राफ। पहली मतलब जो डायरेक्शन बनी थी वो अली से बासित की तरफ बनी थी क्योंकि अली ने बासित को फॉलो की रिक्वेस्ट दी थी। ठीक है जी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अली रिक्वेस्ट भेजे और बासित एक्सेप्ट कर ले और बासित भी अब टाइमलाइन देख सके, ऐसा नहीं हो सकता इंस्टाग्राम के अंदर। तो ये दो दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी सो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। I will try to my level best to respond to questions. Thank you very much. See you in the next chapter.